क्या हाल चाल? हरेंद्र, गुड इवनिंग। अभिषेक, नमस्ते भाई, नमस्ते। अजय, अमन, श्रेयम, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गर्मी पड़ रही भाई आपकी तरफ भी? हाहाकारी वाली। अनीशा, अंशु, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मोहित, शुभांकर, गुड इवनिंग। बंगाल में बाढ़ आ गई है? क्या बात है। हम यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं, तुम अभी बाढ़ का मजा ले रहे हो। हम्म, ओके। आ गए होंगे सभी बच्चे, सेट हो गए होंगे। सेट तो रहते ही हो तुम लोग, क्योंकि पहले से क्लास की करते रहते हो। स्कूल स्कूल तो जा नहीं रहे हो, अभी मौज ले रहे हो घर में। अभी स्कूल भी खुलने का समय आ गया तुम लोग का, है ना? मैं कहाँ रहता हूँ, कुछ फिक्स नहीं है भाई। कभी भी कहीं भी रहता हूँ। ऐसे मेरा प्रॉपर नेटिव लखनऊ में है। कहीं भी घूमता रहता हूँ। लाइब्रेरी से क्लास कर रहे हो? क्या बात है। ये लाइब्रेरी का ट्रेंड बहुत चला है यार। ये लाइब्रेरी वाला ट्रेंड बहुत चला है। लाइब्रेरी में मतलब पढ़ ही रहे हो ना भाई, पढ़ ही रहे, पढ़ते ही रहे ना। कुछ और मत करना लाइब्रेरी में, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग लखनऊ से भी हैं। बहुत बढ़िया। अरे काहे का नवाबों का शहर। सब शहर अब एक ही मोड में चलते हैं। किसी जमाने में कुछ था। चलो, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी आगे बढ़ के, ठीक है? तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देखा था। फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो इतना टाइम नहीं होगा। खासकर सीरीज वाला तो तुम लोगों को याद रहेगा, है ना? सीरीज वाला तो तुम लोगों को याद रहेगा ना। उसमें तो सीधे सब जुड़ जाएंगे, मानते हो? ठीक है, सब जुड़ जाएंगे। और कुछ जो है अपने पैरेलल से है, ठीक है? कुछ पैरेलल है। कोटा वर्क प्लेस है भाई। सब लोग जो कोटा में काम करते हैं, सब कोटा से जन्मे नहीं होते हैं, ठीक है? कोटा इज माई वर्क प्लेस एंड लखनऊ इज माई नेटिव प्लेस। अंग्रेजी तो समझते हो ना। मूल निवास, मूल निवास कहाँ, निवासी कहाँ के हैं, वो मैंने आपको बताया। मेरा वर्क प्लेस कोटा है। तो यहां पे अपने पास जो है, यहां पे जो है अपने पास जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें तुम लोगों ने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो ई इक्विवेलेंट है, वो अपने पास है समेशन ई आई अपॉन आर आई। याद आ रहा है सभी को? आई इक्वल टू 1 to n, अपॉन में समेशन 1/r आई, यही बात थी। आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ कि अगर आइडेंटिकल होंगे इसी को, अगर इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल,
है ना, ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, तो सभी लोग बता ही पाओगे कि यहां पर क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हैविंग ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, वो आप बोल सकते हो क्या, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर डॉट डॉट ई अपॉन आर, मान लो एन है, और इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर डॉट डॉट वन अपॉन आर, बोल सकते हो ना। मान लो अगर एन आइडेंटिकल है, ठीक है, अगर मान लो एन आइडेंटिकल है, तो यहां से ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर, ई बाई आर, ये वन, ई कॉमन ले लोगे, वन बाई आर देखो कट जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट ई आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अगर कभी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या गड़बड़ हो गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या गड़बड़ हो गया था भाई, बहुत पुरानी बात बता रहे हो, उसमें क्या गड़बड़ हो गया था, थोड़ा लिखो तो पता चले। उसमें तो आई थिंक मैंने आई इक्वल टू एन ई ए वी डी किया था, तो डेराइव किया था, कुछ इधर उधर हुआ हो तो बता देना। ई इक्विवेलेंट अपने पास ई हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर पैरेलल में है, ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लो पैरेलल में होंगे सारे रेजिस्टेंस, तो अगर सारे अगर पैरेलल में होंगे तो सीधे सीधे आप ई लिख दोगे, इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट, और एनी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर डॉट डॉट वन अपॉन आर, है ना, ये हो जाएगा एन आर। तो आप यहां से आर इक्विवेलेंट तो सभी को पता है, पैरेलल में आर 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 है तो आर बाई एन हो जाएगा। तो कभी भी तुम्हें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन दिखे, है ना, कभी भी आपको आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन दिखे, तो आप सीधे इक्विवेलेंट तो ई होगा पैरेलल में, और रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आर बाई एन, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका आर बाई एन हो जाएगा। जैसे कि अब आप ऐसे सेटअप में भी कर सकते हो, कोई सवाल आपके पास ऐसा आता है, मान लो कि ये आइडेंटिकल ही है, ठीक है, और ये एन रोज में है, इस तरीके से है, और ये भी आपका एन रोज है और एम कॉलम है। तो ये डॉटेड करके ये कहां तक है, यहां तक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये मान लो एम कॉलम है, एम रोज है, और एम रोज है, और ईच रो में एन सेल्स हैं, ठीक है, एन सेल्स इन ईच रो, ठीक है। देखिए सीट में आप पूरा नहीं लगा पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही एग्जॉस्टिव सीट है, तो उसमें आपको शुरू के जरूर लगा लीजिएगा। बाकी जो फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज है, कुछ उसमें से अच्छे क्वेश्चन में चैप्टर के एंड में फिर डिस्कस भी करूंगा, तो जितना कर पा रहे हैं उतना करते जाइए, कुछ तो करेंगे। और मान लो यहां पर ये कनेक्टेड है किसी आर रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल आर रेजिस्टेंस से किसी कनेक्टेड है ये, तो अब आप इसका टोटल करंट तो बता ही सकते हो ना, टोटल करंट इसमें क्या होगा वो बता सकते हो।
टोटल करंट क्या हो जाएगा आप बता सकते हो। यहां से m रोज है और एक में n सेल्स हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा अब इसमें करंट। पहले इसका इक्विवेलेंट लिख लो, है ना, इन सब का पूरे का एक सेटअप इक्विवेलेंट लिख लो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ई ई ई, देखो ये सीरीज वाले हैं तो सभी एक ही पोलरिटी के हैं, तो ये ई ई ई सब कितना हो जाएगा, एन ई, ठीक है, एन ई हो जाएगा, ठीक है, एन ई हो जाएगा। सीट से मार्क करा देंगे भाई, पहले पढ़ तो लो, कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ लो तब तो मार्क कराएंगे सीट से, क्योंकि सीट में सब बहुत जंबलिंग है। सीट अगर एक सीक्वेंस में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सब जंबलिंग है पूरा। एक क्वेश्चन तुम करोगे अभी सीट सर्किट का, तो दूसरा पोटेंशियोमीटर का होगा, मीटर ब्रिज का होगा, दिक्कत ये है। ठीक है, तो ई ई ई ये पूरा हो जाएगा और ये आर 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 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो एनई और ये हो जाएगा एनआर, ठीक है ना। तो एनई एनआर कैसे हैं, पैरेलल में, तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आगे की स्लाइड में ले रहा हूं, आगे की स्लाइड में ले रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको फाइनली क्या मिलेगा, यहां देखो एनई एनआर, फिर यहां से एनई एनआर, ऐसे तो मिलेगा। हर रो को सॉल्व करोगे तो आपको एनई सीरीज में और एनआर पैरेलल में ऐसे मिल जाएगा, सॉरी एनआर सीरीज और एनई पैरेलल सीरीज दोनों मिल जाएगा। अब इसको आप डॉटेड करके लाओगे और इसको पैरेलल कर रहे हो, तो ये एनई एनआर और ये पूरा हो जाएगा इस आर के साथ, देख लीजिए। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सारी बैटरी कितनी है, ये एम रोज है, ये एम रोज है, ठीक है। तो सारी बैटरी एनी 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 वाली जितनी भी है, एनी की जगह ई होना चाहिए। क्यों भाई, एनी की जगह ई क्यों होगा, कुछ भी बिना सोचे समझे यार मत बोला करो, थोड़ा सोच लिया करो। अभी अभी बताया, ये देखो एन सेल्स सीरीज में है ना, तो सीरीज में ऐड होते हैं, सीरीज में ऐड होंगे तो ई ई ई ई ऐड होंगे, कितनी टाइम्स ऐड होंगे, एन टाइम्स, ठीक है। तो ई ई ई सब जो अपने पास होंगे वो एन टाइम्स है ना, एन है, मैंने लिख दिया एन सेल्स इन ईच रो, हर रो में एन सेल्स हैं, तो ई ई ई एन बार करोगे तो एन ई तो आएगा, और आर 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 एन बार जोड़ोगे तो एन आर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग देखते नहीं हो, क्वेश्चन को यहां पे इतना टाइम दे कि मैं क्वेश्चन एलाबोरेट करता हूं। तो एम कॉलम, एम हमारे पास, अच्छा एम रोज लिख दिया इसलिए आपको कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है। एम कॉलम, कॉलम क्यों बोल रहे हो, ये अपने पास जितने भी, एक रो ये है, सही था, एक रो ये है, ये दूसरा रो है, ये एम रो है, तो इस तरीके से एम रोज है। आप डिटर्मिनेंट में ये बोलते हो ना, ये कॉलम बोलते हो, ये रो बोलते हो, तो ऐसे एक रो, दो रो, अब ये भी समझाना पड़ेगा तुम लोगों को, ये तीन रो, एक दो, इस तरीके से कितने रो हैं, एम रो है, और हर रो में कितने सेल्स हैं, एन सेल्स हैं। क्लियर कट लिखा हुआ है, आई थिंक सभी को अब क्लियर हो गया होगा सिचुएशन, कि हर रो में एन सेल्स हैं और कितने ऐसे रो हैं, एम रोज हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा यहां पे, ये एनी 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 सब पैरेलल में, अभी अभी आपने सीखा कि जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट वही रह जाता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको लिख सकते थे, पैरेलल में वो यही रहेगा, देखो पैरेलल में एनी ही रहेगा, और एनआर 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 इस तरीके से पैरेलल में है, ठीक है। एनआर 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 इस तरीके से आपके पैरेलल में है, और कितनी बार है, एम बार है, तो इसका आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं सब लोग, देखो एनआर अपॉन में एम लिख सकते हैं कि नहीं, इसका आर इक्विवेलेंट। और अब ये कनेक्टेड हो जाएगा किससे, आर से, ये कनेक्टेड हो जाएगा आर से। तो बस यहां से अब आप बता सकते हो कि टोटल करंट कितना होगा सर्किट का, जो इससे आएगा लोड रेजिस्टेंस से,
एक्सटर्नल को लोड रेजिस्टेंस भी, कभी कभी इसका नाम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस भी देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में ऐसा लिख कर आएगा लोड रेजिस्टेंस। तो आई आप लिख सकते हो टोटल ईएमएफ एनी अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एन आर अपॉन एम, आर प्लस एन आर अपॉन एम। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सभी बच्चों को कि अब कैसे आप इसको रो और कॉलम वाले को भी सेग्रीगेट किया। यहां कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रो है, एक रो में एन है, एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे कितने रो मैंने दिया था आपको, एम रो दिया था। ठीक है, तो एक रो को तुमने सॉल्व किया तो एन ही आया, ऐसे एनी 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 एम बार है, तो एम बार हो चाहे कितनी बार हो, पैरेलल में आपको बताया गया है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स होंगे तो उनका ईएमएफ वही रहेगा। एनई और एनआर क्या है? एन जो है देख लीजिए क्या है, एन जो है नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर है 2 3 4, और ई जो है उसका जो है ईएमएफ है। ई एक सेल का ईएमएफ है, और ऐसे रो में कितने सेल्स हैं, एन सेल्स हैं, तो टोटल जब ई को एन बार जोड़ोगे तो एन ही आ जाएगा, और रेजिस्टेंस भी सीरीज में है तो आर को भी सीरीज में आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन आर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट सीखते हैं अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उससे पहले आपको सीखना होगा पावर। तो पावर इज बेसिकली सभी को पता है जनरल टर्म्स में, मैं यहां पे सर्किट में पावर का मतलब होगा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। ठीक है, एनआर को एम से क्यों डिवाइड किया? बहुत नादान हो यार। देखो अभी अभी आपको ये सिखाया था कि पैरेलल में, देखो इधर पैरेलल में अगर 1/r 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 अगर n टाइम्स है तो आप सीधे सीधे ये r/n हो जाता है। दो और दो पैरेलल में एक हो जाएगा, दो पैरेलल में 2/3, है ना। तो उसी तरह r पैरेलल में r/n होगा। तो आप जब यहां पर आए हो इस सर्किट में देखो तो आपके पास पैरेलल में क्या है, एनआर पैरेलल में है, एनआर मैं और सॉली कर दे रहा हूं, तो 1/r इक्विवेलेंट ये लिखा गया है। आप लोगों को डायरेक्ट थोड़ा सोचो यार, आप दिमाग आगे बढ़ाओ, ये कितनी बार है, m टाइम्स, इसको m टाइम्स लिख सकते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको जोड़ रहे हो कितनी बार है, ये m बार है ना, ये m रोज थे तो m बार है, तो m टाइम्स ऑफ 1/nr। तो यहीं से लिखा गया है भाई r इक्विवेलेंट nr/m। अब शायद समझ गए होंगे, इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। समझ गए भाई r इक्विवेलेंट? अब स्पैमर है कि क्या है ये तो मैं नहीं जानता, डाउट पूछ रहे हैं तो मैं डाउट बता दे रहा हूं, भले वो कैसा भी सिली डाउट हो। पावर जो है, पावर के लिए हम बोलते हैं कि इट इज रेट ऑफ, मतलब मैं इसको पर्टिकुलर, अगर जनरल आप पावर, वर्क पावर, एनर्जी में भी पावर है, मतलब पावर को जनरल टर्म्स में आप डिफाइन करते हो तो एनर्जी पर सेकेंड, यही तो बोलते हो। ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी। यहां के लिए मैं हीट बोल रहा हूं क्योंकि रजिस्टर के थ्रू होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डिसिपिएटेड across the register, है ना, पर यूनिट टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो पावर को जनरली आप बोलोगे dH/dt, यही तो बोलते हो। यहां पे रजिस्टर के थ्रू ये हीट, H इज बेसिकली योर हीट है, हीट डिसिपिएटेड, है ना, H इज बेसिकली योर हीट डिसिपिएटेड। क्लियर है? तो P अपना हो जाएगा
डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी अपने पास पावर आ जाएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो पावर के लिए आप क्या बोल सकते हो, तो पावर अपने पास ये इंस्टेंटेनियस है, हाँ ठीक है, ये भी जान लो कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। और जो हीट होगा, हीट कहां से आएगा, आपको पता है कि बैटरी वर्क करेगी, तो बैटरी के वर्क से जो भी बैटरी कुछ वर्क करेगी, ठीक है, बैटरी जो भी वर्क करेगी, ठीक है, जो भी बैटरी वर्क करेगी उस बैटरी के वर्क का कुछ पार्ट क्या होगा, वो एनर्जी जो है सर्कुलेट कराएगी, चार्ज को फ्लो कराएगी सर्किट में, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ पार्ट अपना जो है क्या हो जाएगा, डिसिपिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वही वर्क का ही कुछ पार्ट जो है अपना चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कुछ पार्ट जो है अपना किस में हो जाएगा, हीट में। तो ये इंस्टेंटेनियस है। एवरेज की बात करेंगे अभी, तो एवरेज भी हम क्लियर कर सकते हैं। मान लो जैसे कि एक अपने पास ये रेजिस्टेंस है, और मान लो यहां पे ये टर्मिनल पोटेंशियल में है, ईएमएफ नहीं, ईएमएफ ई माइनस आई आर जो हमने पढ़ा था, मतलब वी लिख रहा हूं, और यहां से कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप पी इंस्टेंटेनियस को और भी बता सकते, ओम्स लॉ तो सबको पता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हो कि जो वी है, वी इक्वल टू आई आर है ना, v इक्वल टू आई आर है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि v हमारा आई आर के बराबर है, तो p जो हो जाएगा वो होगा या तो आई स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाई आर। ये सब आपको पता है, 10th क्लास की चीजें हैं, है ना। तो ये आप इंस्टेंटेनियस बोलते हो, ये जो भी है अपना इंस्टेंटेनियस। इसी में एवरेज जो है, एवरेज की बात करते हो, तो एवरेज पावर अपना हो जाएगा पी एवरेज। आप लोगों को लिखना सिखाया गया है कि कोई भी फंक्शन अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज पावर को इंटीग्रल पी डी टी अपॉन में डी टी, जीरो से जो भी टी होगा, जीरो से टी। तो एवरेज पावर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, पी एवरेज। यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से क्या है, ये इंटीग्रल पीडीटी क्या है, जीरो से टी में पीडीटी क्या है भाई, हीट ही तो है ना यार, टोटल हीट इन टाइम टी, जीरो टू टी, मतलब इंटरवल में बात करें ना, जीरो टू टी। तो ये टोटल हीट है, तो टोटल हीट आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। अगर आप यही हीट की बात करते हो तो उसमें टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हीट डिसिपिएटेड निकालना चाहते हो तो वो जाएगा पीडीटी, ठीक है, पीडीटी, और यहां पे एच, जीरो से एच, तो वो तो मैंने लिख ही दिया है। अगर पी किसी dt टाइम के इंटरवल जीरो से टी टाइम में कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट p इंटू टी लिख सकते हो, या आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हो, या वी स्क्वायर बाई आर टी लिख सकते हो। लेकिन आप ऐसा तभी करोगे जब ये p अपना कांस्टेंट रहे, ठीक है, टी इंटरवल में, जो भी इंटरवल है उसमें ये कांस्टेंट रहे, तब आप ये कर पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हीट को, नहीं तो हीट को अपना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं पावर से रिलेटेड। सजेशन ये है कि आप कभी भी आई स्क्वायर आर तब लगाइएगा जहां पे करंट कांस्टेंट हो, वी स्क्वायर बाई आर तब लगाइएगा जहां पे पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो। रजिस्टर के क्रॉस जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो आप वी स्क्वायर बाई आर लगाइएगा। अगर रजिस्टर के क्रॉस का करंट फ्लो टाइम के साथ कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लोइंग across the register
इज लीनियरली डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीजिंग, है ना, इन द फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट, ऐसे ले लिया। ठीक है, आपको बताना है इफ q बी द टोटल चार्ज फ्लो, total charge flow in the interval t equal to 0 to t equal to t naught। ठीक है, फाइंड टोटल हीट डिसिपिएटेड, फाइंड टोटल हीट डिसिपिएटेड across the register। ऑब्वियसली रजिस्टर से ही होगा। फाइंड द टोटल हीट डिसिपिएटेड इफ आर बी द रेजिस्टेंस चलिए ट्राई करिए जरा, सभी बच्चे ट्राई करिए। आपको एक रजिस्टर है, वहां से एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब वहां से एक रजिस्टर है, वहां से एक करंट फ्लो करा रहे हो, और करंट जो भी आप फ्लो करा रहे हो वो 0 से टी नॉट टाइम में आप फ्लो करा रहे हो। ठीक है, और ये दिया गया है कि इस 0 से टी नॉट टाइम में टोटल चार्ज फ्लो क्यू है, टोटल चार्ज फ्लो कितना है, क्यू है। तो हमें बताना है कि टोटल हीट डिसिपिएटेड इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। प्रीवियस स्लाइड चाहिए आपको, ये प्रीवियस स्लाइड हो गया। किसी के एंड से कोई आंसर? पावर वाली आपको चाहिए? एक ने आंसर दे भी दिया है, आई स्क्वायर आर टी नॉट। लेकिन जो भाई साहब ये आंसर दे रहे हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या आपको करंट दिया हुआ है। प्रदीप, प्रदीप आपको क्या करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहीं से ढूंढ के देखिए, कहीं पे करंट नहीं दिया है मेरे भाई, तो आप करंट को हटाना पड़ेगा आपको। ध्यान से सोचिए, हल्के में मत लीजिए हमेशा। माइनस क्यू स्क्वायर आर टी, एक ऋषि बाबू कह रहे हैं Q इंटू वी। अब वो V कहां से ला रहे हैं? अपने घर से ला रहे हो। V कहां दिया है तुम्हें? कुछ जो दिया है उसी के टर्म्स में तो आंसर दोगे। ठीक है, जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसी के टर्म्स में तो आंसर दोगे। तो QV कहां से लेके आ रहे हो? चलिए करते हैं, ट्राई कर लिया होगा जिसको करना होगा। पहले आपको इसको देखकर जो है, करंट वेरिएबल है भाई, पहले तो ये तो दिख गया सभी बच्चों को कि करंट अपना वेरिएबल है। तो करंट वेरिएबल है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखकर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे। करंट टाइम का फंक्शन है, ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इट इज डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है करंट। तो करंट जो होगा वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से। ये करंट होगा और ये जनरल टाइम t होगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है कुछ अपनी वैल्यू
मैक्सिमम से जीरो जा रहा है, लिखा हुआ है ना। लीनियरली डिक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू टाइम टी इक्वल टू जीरो टू टी नॉट, ठीक है। लीनियरली डिक्रीजिंग, यहां पे लिखना चाहिए लीनियरली डिक्रीजेस टू जीरो, तो क्लियर हो जाएगा। और तो यहां पे लिख लो फ्रॉम टी नॉट टू टी। अब ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो कि ये कुछ मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा ना कुछ आई नॉट, और यहां पे तो जीरो हो गया, ये जीरो था और ये टाइम दिया हुआ है टी नॉट। तो अब कुल मिला के आपको ये आई नॉट भी निकालना पड़ेगा। बट आप सबको पता है कि इसमें टोटल चार्ज फ्लो दिया हुआ है क्यू स्क्वायर आर टी आर, क्यू स्क्वायर आर बाई टी। हाँ लग रहा है सही है। तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हो, इसका सभी को पता है कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। तो डी क्यू इज इक्वल टू बताया था कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है उससे टोटल चार्ज मिलेगा ना भाई। तो यहां से एरिया अंडर द कर्व, ये जो जीरो से क्यू है, और ये क्या है, ये है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज जो क्यू आ जाएगा वो क्या लिखोगे, यही तो है एरिया अंडर द कर्व, कितना हो जाएगा, हाफ बेस है टी नॉट इंटू आई नॉट। तो यहां से हम आई नॉट जो नहीं दिया था पीक, वो मैक्सिमम करंट, वो निकाल देंगे, 2Q अपॉन टी नॉट, ठीक है। तो 2Q अपॉन टी नॉट ये अपना आई आ जाएगा, ठीक है। टी नॉट एक फिक्स वैल्यू है ना। अब आप इसको देखकर इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टी क्या लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं टैन थीटा, यहां से निकाल दो, टैन थीटा आएगा आई नॉट अपॉन, यहां पे जो स्लोप होगा इस लाइन का वो टैन थीटा होगा, मतलब माइनस टैन थीटा। ये अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो स्लोप नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना। तो अपने पास लिखना पड़ेगा माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट, ये स्लोप हो जाएगा। तो अब y और इंटरसेप्ट है आई नॉट, तो लिख सकते हो अब इसको i इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब माइनस आई नॉट टी नॉट इंटू जनरल t प्लस आई नॉट। तो ये अपना हो जाएगा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब करंट अपने पास आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब टोटल हीट डिसिपेटेड पूछा था, तो टोटल हीट डिसिपेटेड क्या लिख सकते हो, पावर अपने पास किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर, पावर किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर इंस्टेंटेनियस, तो पी आई पूरा ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी, ये पूरे का स्क्वायर होगा, इंटू आर। ये हो जाएगा किसी इंस्टेंट पे टोटल पावर डिसिपेट इंस्टेंटेनियस। टोटल हीट चाहिए था तुम्हें, तो टोटल हीट चाहिए था, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी एच बाई डी टी। अब आपको पूरा ये फंक्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो किसी चीज को हल्के में मत लीजिए। एक भाई लिख रहे थे कि सब ये तो 11th में 10th में किया हुआ है सब, तो यहां से अपने पास 11th में भी ये चीज 11th में भी है, मतलब 12th में भी है। पावर का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वो तो वही रहेगा, बट आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग लेवल पे करने जा रहे हैं। तो यहां से अपने पास अब इसको आपको करना है, डीएच आप यहां से इंटीग्रेट मार लीजिए, आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट, आपको ओपन कर देना होगा इसे, दूसरे ही चलो दूसरे स्लाइड में ले लेते। तो डी एच अपॉन डी टी ये अपने पास हो जाएगा
आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर, यही ना, और इंटू आर, डी टी इधर लाके इंटीग्रेट कर दो तो डी एच हो जाएगा आर आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी का पूरे का स्क्वायर डी टी, और जहां से जहां आपको पूछा था, ठीक है, तो पूरा पूछा था तो ये 0 से h और टोटल टाइम था 0 से टी नॉट। अब आपको इसे इंटीग्रेट कर लेना होगा। इंटीग्रेशन कोई बहुत टफ नहीं है, ओपन कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दो, ठीक है। इतने छोटे से दिमाग में अब एक दिमाग को बड़ा दिमाग के वॉल्यूम से दिमाग थोड़े बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। दिमाग के वॉल्यूम से दिमाग बढ़ता तो फिर कोई बात ही नहीं होता, लोग अपने सर बड़ा करके घूम रहे होते। कह रहा है इतना छोटे दिमाग में इतना बड़ा कैसे सोचूंगा, ये तो बहुत छोटी चीज है। पढ़ाई के अलावा कितनी बड़ी बड़ी चीजें सोच लेते हो, उसको भी तो याद करो, ये भी सोच लोगे। ये h हो जाएगा कितना, यहां से ओपन कर दो a माइनस बी का स्क्वायर से, तो इतना आसान है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस 2ab माइनस 2i ab, तो ये अपना आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर टी नॉट इंटू टी, ये हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा डी टी 0 से टी नॉट। कर लोगे अब अलग अलग, तो आर आई नॉट स्क्वायर आप बाहर ले लो, आर सभी से मल्टीप्लाइड है, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया, डी टी 0 से टी नॉट, और प्लस यहां पे आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर बाहर, ये सब कांस्टेंट है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, तो ये सब हमसे करा रहे हो, 0 से टी नॉट, फिर माइनस ये भी कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 2 आई नॉट स्क्वायर टी नॉट टी डी टी। तो कितना बड़ा इंटीग्रेशन है जो परेशान हो रहे हो, यही तो है। कर लो इसको, तो फाइनली आप हीट यहां से सॉल्व कर लो। और आई नॉट आप बोले सर आई नॉट तो नहीं दिया था, बिल्कुल है ना, आई नॉट आपको नहीं दिया था, लेकिन आई नॉट आपने निकाल दिया है, ठीक है। आई नॉट आपने ये निकाला था ना टोटल चार्ज वाले से, ये देखिए ये आई नॉट है 2q अपॉन टी नॉट, 2q अपॉन टी नॉट, तो बाद में आई नॉट को 2q अपॉन टी नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व कर लो, यहां से कितना आ जाएगा, r आई नॉट स्क्वायर टी नॉट प्लस आई नॉट स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा टी नॉट स्क्वायर, और इधर देखो टी क्यूब बाई 3 होगा, तो टी नॉट बाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टी नॉट क्यूब बाई 3, यही आ जाएगा यहाँ पे टी नॉट क्यूब बाई 3, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी नॉट, और ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर बाई 2, टी नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और आर सभी के साथ था, ओके, आर सभी के साथ था, आर को भी बाहर ही रखो, तो यहां पे एच आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर टी नॉट प्लस, यहां से देखो कुछ कट रहा है ना, आई नॉट स्क्वायर टी नॉट बाई में 3, ठीक है। आलसी हो तुम लोग, ये सब करना नहीं चाहते हो, बचते हो, कर तो लोगे ही, लेकिन ये आलस जो है बहुत जहर है। कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर टी नॉट, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो और वो खतरनाक है तुम्हारे लिए, ठीक है। कैलकुलेशन से बचते हो वो खतरनाक है, तुम्हें जेई मेंस में कैलकुलेशन करना होगा, जेई एडवांस के भी अब क्वेश्चंस जो अभी एडवांस में आए हैं वो कैलकुलेशन करा रहे हैं, इधर मैं देख रहा हूं 1-2 साल से वो क्वेश्चन, पिछले साल में भी कैलकुलेशन काफी कराया था जेई एडवांस ने, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास ये कैंसिल हो गया, खुशी मिली कुछ, अरे कुछ खुशी मिली होगी,
आई नॉट स्क्वायर टी नॉट आर बाई 3। तो फाइनली ये आएगा। अब आई नॉट की वैल्यू पुट कर दो जो हमें नहीं दिया गया था। तो आई नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है 2q अपॉन टी नॉट, 2q अपॉन टी नॉट। तो 2q अपॉन टी नॉट का स्क्वायर, आई नॉट की वैल्यू पुट कर दिया, इंटू टी नॉट आर बाई 3। तो h अपने पास आ जाएगा 4q स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर से एक टी नॉट गायब हो जाएगा, तो 4q स्क्वायर आर अपॉन 3 टी नॉट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 4q स्क्वायर आर अपॉन 3 टी नॉट। देखिए फंक्शन कैसे बनाया मैंने, फंक्शन मैंने डेटा को देखकर बनाया। उसमें क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि अपने पास जो करंट है वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि पहले आई नॉट था, आई नॉट से वो डिक्रीज होके 0 हो गया, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो सब लोग लिख सकते हो ना, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, वही लिख दिया। और वहां से हमें करंट, जनरल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, जनरल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये देखो स्लोप निकाल लिया था मैंने, ये स्लोप था, ये इंटरसेप्ट हो गया, इतना तो जानते हो, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो वही लिखा है, y के जगह i है और x के जगह t है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स स्लोप हो गया, माइनस एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट। तो i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड इधर उधर हो गई, तुम लोग नोट्स में देख लेना, समझ जाओगे। ये वाली स्लाइड नीचे चल रही है, खैर वो समझ जाओगे तुम लोग, इसके नीचे कर देता हूं। वो थ्योरम है अपना मैक्सिमम, आईटी एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब वो बाद में करेंगे, अभी पढ़ लो। तुम लोग हो तो ज्ञानी, नो डाउट। बैठे बैठे लड़का जो है फट से बता दिया कि सर इसको क्लिक करके इधर करो उधर। टेक्नोलॉजी में आगे हो गए हो तुम लोग, पढ़ाई में भी आगे हो जाओ, बस सिलेक्शन ले लो, तो कहर मचाने वाले हो तुम लोग। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है, इसमें क्या कहता है, देखो पहले जान लो फिर स्टेटमेंट डिलीवर कर रहा हूं। कि हमारे पास मान लो एक नॉन आइडियल बैटरी है, ये बैटरी है अपनी, ठीक है, और इसके साथ इसका ऑब्वियसली नॉन आइडियल बैटरी है, इसके पास इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और एक लोड रेजिस्टेंस जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। तो एक लोड रेजिस्टेंस इससे कनेक्ट कर दिया तुमने, एक आपने यहां पे लोड रेजिस्टेंस। लोड का मतलब आपके घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, सबका रेजिस्टेंस निकालोगे तो कलेक्टिव लोड होगा वो तुम्हारे घर का, ठीक है। तो वो आपका कलेक्टिव लोड होगा, तो आपने यहां पे लोड रेजिस्टेंस एक लगा रखा है। ये आपने कलेक्टिव लोड लगा रखा है, इसको आप बोल रहे हो आर लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको आप बोल रहे हो आर, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, और दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द
बैटरी, और ये अपना ई है। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि यहां से ऑब्वियसली बहुत सिंपल सर्किट है, आपको देख के अच्छा लग रहा होगा कि सर ये तो ज्यादा कुछ जहर वाला दिख नहीं रहा है। सीधे करंट आई यहां पे जाएगा, केवीएल लगा लो, वहां से आई निकाल लो। ठीक है, तो केवीएल लगाओगे, यहां से यहां पे केवीएल लगाओ तो क्या होगा, इधर भी करंट यही घूम कर आ रहा होगा आई, तो यहां से आएगा माइनस आई आर, और ये माइनस से प्लस, इधर ही हम भी घूम रहे हैं जिधर करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस से प्लस पोटेंशियल राइज, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो यहां से आपको आई क्या मिल जाता है, आर प्लस आर, डायरेक्ट भी लिख सकता था कोई कि नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो आई अपने पास मिल जा रहा है ई अपॉन आर प्लस आर, देख रहे हैं सब लोग, आई अपने पास मिल जा रहा है आर प्लस आर। ठीक है, स्टेपलाइजर से इसका रिलेशन, स्टेपलाइजर से इसका रिलेशन नहीं है, स्टेपलाइजर से रिलेशन होता है रेक्टिफायर का। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में काम आता है रेक्टिफायर, ठीक है, उसमें स्टेपलाइजर का मतलब है। तो अब यहां से अपने पास जो है करंट ई अपॉन आर प्लस आर, ये है करंट पूरा। ठीक है, चलिए तो अब इसको जरा देखिए, मगर प्यार से इसको ध्यान से देखिए। तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इसको आप ध्यान से देख रहे हैं। तो इसमें जो अपना लोड रेजिस्टेंस है, भाई बैटरी तो वही है, हम लोड रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हैं, है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट लोड इस बैटरी पे डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना करंट चेंज होगा, मानते हो कि नहीं। और ये जो करंट चेंज होगा, इससे जो है इसमें कुछ हीट एनर्जी डिसिपिएट होगी या पावर डिसिपिएट होगा। तो पावर क्या लिखोगे किसी इंस्टेंट पे, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहां पे पावर क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर करो तो ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और ये आर, ये एक्सप्रेशन बनेगा पावर का। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां जो वेरिएबल के नाम पर है वो कौन है, अपना लोड रेजिस्टेंस। जैसे जैसे आप लोड रेजिस्टेंस चेंज करोगे, बैटरी जो है अपना करंट चेंज करेगी और अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस से हीट डिसिपिएशन भी अपना चेंज होगा, मानते हो। तो अब हम ये ढूंढना चाहते हैं कि यहां पे हम कितना लोड ला के रखें कि इस बैटरी के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिसिपिएटेड हो। ठीक है, इस बैटरी जो है, ये जो बैटरी है ना, ये जो बैटरी पावर डिसिपिएशन तो समझते हैं सब लोग कि जो बैटरी वर्क कर रही होगी उससे जो है मैक्सिमम कुछ वर्क तो वो करेगी, उसका कुछ पार्ट सर्किट में सर्कुलेट होगा चार्ज को घुमाने में, और कुछ जो है एनर्जी डिसिपिएट होगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहां पे कैपिटल आर की क्या वैल्यू हो जिससे ये पी मैक्सिमाइज हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो फॉर पी टू बी मैक्सिमम, हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ आर ढूंढना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस ये हम निकालना चाहते हैं। फॉर पी टू बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, एक भाई फट से लिख दिया 0, कौन है ये, बहुत जल्दी ना मचाया करो, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी देखो एक बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है, रेलवे की टैग लाइन है अंशु, तुमने तुरंत 0 लिख दिया, ये नहीं देखा कि सर ये फंक्शन यहां पर भी आर है और यहां पे भी आर है। तो इसको आप तुरंत कैसे बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर जो आर को 0 लिख दिया, डिनोमिनेटर को जो है मिनिमाइज कर दिया तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। आपका ये सही हो जाता है अगर यहां आर नहीं होता, यहां भी तो आर है ना, यहां पे भी तो आर है ना, बोलो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा यूज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है और न्यूमिनेटर में भी वेरिएबल है, देख पा रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा यूज करिए। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल दीजिए, डीपी बाई डी आर को 0 करिए। तो करेंगे तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, ये तो याद होगा सभी बच्चों को, कोशेंट रूल। ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, ये आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप कोसेंट रूल लगा दीजिए, है ना, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप करोगे, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डिनोमिनेटर
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, यही तो करते हो, dr अपॉन dr, जो कि ये 1 होने वाला है। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो r प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं है, ये तो 0 में विलीन हो जाएगा, है ना, 0 में ये विलीन हो जाएंगे, तो ये 0 में खत्म हो गए। ई स्क्वायर भी 0 में चले गए, तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है ई स्क्वायर और ये तो 0 में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, r प्लस आर का स्क्वायर, dr बाई dr 1 हो गया, माइनस r। इसमें चेन रूल लगा सकते हो, है ना, r प्लस आर के स्क्वायर को करोगे पहले तो इसको कुछ t या x मान सकते हो, तो पहले क्या हो जाएगा 2r प्लस आर, इतना तो अब आता होगा आप लोगों को, 2r प्लस आर, और फिर इसको अंदर डिफ्रेंशिएट करोगे, ये d बाई डी आर ऑफ r प्लस आर, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म dr बाई डी आर 1 और r कांस्टेंट है तो 0। तो फाइनली आपके पास क्या मिलता है, r प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r r प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, r प्लस आर इक्वल टू 2r, r इक्वल टू r। बहुत छोटी चीज मिली। क्या कंडीशन मिला हमें, हम बोलोगे कि सर इसमें तो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, आप मेहनती इंसान हो, ठीक है, तो आप इसको जो है एक बार सेकेंड डेरिवेटिव करके r इक्वल टू आर पुट करोगे तो वो आपको पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 दे देगा। करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में, है ना, आप लोगों को आइडिया, मैंने मैक्सिमा मिनिमा में जब भी प्रॉब्लम करते हो तो फिजिक्स में आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, जो पूछता है वही होता है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास अब एक भाई पूछ रहा है डीपी बाई डी आर क्यों लिया। अरे भाई इतना नहीं पता तुम्हें तो फिर तो दिक्कत है, देख लेना मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया गया है भाई, मैक्सिमा मिनिमा का इलेक्ट्रो पूरा कंप्लीट कर दिया, उसमें भी कई बार मैक्सिमा मिनिमा लगाया है, तो R इक्वल टू आर यहां पर आ गए, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही है, क्या है कि अगर हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, ध्यान से सुनिए, जो अपना लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर हो गई, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ जो वर्क डन बाय बैटरी है वो जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो आप ये रिजल्ट जरूर ध्यान रखिएगा, आ जाएगा, अभी डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ्स में पढ़ेंगे तो बहुत बेजोड़ ढंग से आ जाएगा। R इक्वल टू आर, ये अपने पास हो जाएगा क्या कि दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आप इसमें बोल सकते हो कि पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सेल। तो इसका स्टेटमेंट लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं, हालांकि अब तो जान ही चुके हो, फिर भी लिख देता हूं, प्रूफ कर दिया है मैंने, स्कूल में कहीं लिखने को आ जाए तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना, इफ लोड रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू internal resistance of the battery
देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो जिसको आपने अभी प्रूफ किया, जिसको अभी आपने प्रूफ किया। बिल्कुल आ सकता है भाई, तुम सिलेबस देख लो, पढ़ते रहो तुम लोग बोर्ड का भी सिलेबस धोखे से पलट लिया करो, अभी नहीं तो 1 महीने बाद पलटना शुरू करना। तो यहां पे आएगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा है मैंने, क्या हो रहा है, बेटर लिख रहा हूं, बैटरी देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर अपना मैक्सिमम होगा। तो जैसे इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान टाइप के, जो जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे ऐसे। मान लो आपको कोई सर्किट दिया जाता है, ठीक है, तो किसी सर्किट में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना है, तो उसका एक ट्रिक सीखिए। आप क्या करिए कि जो अपना बैटरी है उसको हटा दीजिए और बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस आप क्या करिए, उस सर्किट का पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब ये मत समझना कि एक ही रेजिस्टेंस होगा तो सर आर इक्वल टू आर, है ना, आर इक्वल टू आर, ऐसा नहीं होगा। आप जो बैटरी है उसके क्रॉस लोड रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं ना, उसको तुम्हें सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके ले आना होगा कहां पे, बैटरी के दोनों टर्मिनल पे, और उसको फिर बोलोगे दिस आर इक्वल टू आर। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो पहले इसका स्टेप लिख दो, ये ट्रिक के तरीके से, नॉर्मल मेथड तो बहुत टफ है, लेंदी है, मतलब आपने देखा कि कैसे हमने फंक्शन बनाया, तो आप अगर इस तरीके से फंक्शन बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। स्टेप्स ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पहले क्या करिए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, across the, find the equivalent resistance across the terminal of the battery। ठीक है, दूसरा स्टेप है इक्वेट द, दूसरा स्टेप क्या, इसी में लिख देता हूं, जो भी अपने पास जो टर्मिनल के क्रॉस, मान लो ये टर्मिनल है बैटरी का, ऐसे आपने इस सर्किट को, यहां पे कोई सर्किट होगा, बहुत बड़ा सा सर्किट होगा, इसको आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपको यहां से सॉल्व करने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो जो भी आपको यहां से मिलेगा आर, यही आर अपना आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, फाइंड आर फॉर मैक्सिमम पावर। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये मैक्सिमम पावर कहां का है, वहां तो एक था, अभी जो हम लोगों ने डिराइव किया
उसमें तो एक ही रजिस्टर था, तो उसी के क्रॉस हमने उसको मैक्सिमाइज किया था। ठीक है, अब सर यहां तो बहुत सारे लोड रेजिस्टेंस है, बिल्कुल, तो ये सर्किट का है, ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करने वाला किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अबाउट मैक्सिमम पावर पूछ लेता है, तो उसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, फिर आपको उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पावर निकालना होगा और उसको देखना, मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे केवल जनरल पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर, तो फॉर मैक्सिमम पावर का मतलब मैक्सिमम पावर अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, मैक्सिमम पावर ये जो पूछ रहा है किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस नहीं है, ये जो मैक्सिमम पावर है और टोटल सर्किट है, टोटल सर्किट से कितना मैक्सिमम पावर डिसिपिएट हुआ। तो कुछ भी जब मेंशन ना हो, इसका मतलब ये जान लीजिए कि वो पूरे सर्किट का बोल रहा है मैक्सिमम पावर। तो बहुत आसान है आपके लिए। क्या करने वाले हो, आपको मैंने कहा कि टर्मिनल बैटरी को डिस्कनेक्ट करिए, इसको आप ए मानिए और इसको बी, यही तो टर्मिनल है। तो ए बी के क्रॉस आप इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इसमें जो है आप आर इक्विवेलेंट इसका निकाल लीजिए ए बी के क्रॉस। अभी आपको इससे लेना देना नहीं होगा। तो आपके पास सर्किट ऐसा है, देखो ये है ना, ये ए है और ये अपना बी है। इसके अबाउट आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी निकाल लो। बहुत आसान है, ये दोनों पैरेलल में, तो आर और टू आर पैरेलल में कितना हो जाएगा, उसके साथ ये टू आर सीरीज में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट ए बी कितना होगा, आर इंटू टू आर अपॉन आर प्लस टू आर। ये पैरेलल वाला हो गया ये दोनों का। ठीक है, उसके साथ ये आर और आर सीरीज में, तो प्लस टू आर। तो फाइनली कितना हो जाएगा देख लो, टू आर स्क्वायर। तो टू आर स्क्वायर अपॉन थ्री आर, तो यहां पे टू बाई थ्री आर, टू आर बाई थ्री प्लस टू आर, तो एट आर बाई थ्री। ऋषि बाबू ने बहुत पहले आंसर चिपका दिया था तड़ से, बहुत बढ़िया। तो एट आर बाई थ्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या बोलेंगे, दिस आर स्मॉल आर इज इक्वल टू एट आर बाई थ्री। समझ गए। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी थ्री स्मॉल आर बाई एट। तो ये आर होगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एट आर बाई थ्री, तो वहां से थ्री आर बाई एट। ठीक है, ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास, अब इसमें लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर कहीं मान लो एक से ज्यादा बैटरी हो तो आपके तोते उड़ने लगेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं एक सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी हो, एक से ज्यादा बैटरी है, तब आप फंसोगे। आप बोलोगे कि सर किस किस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जो है हम आर इक्विवेलेंट निकालें, यहां तो कई बैटरी दिख रही हैं, तो उसको भी करेंगे। ठीक है, पहले ये वाला कर लें, जेई एडवांस में ज्यादातर यही आया है, बट वो भी करेंगे, उसको भी समझेंगे। चलिए, एक भाई कह रहा है ऐसा क्वेश्चन कराइए जो समझ में ही नहीं आए। क्या बात है, ऐसा ऐसा डिमांड है लोगों का। अब मान लीजिए इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा है,
अब ये है, ठीक है, इसमें भी यही पूछा गया है कि फाइंड आर फॉर पी मैक्स। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, वो पी मैक्स सर्किट का होगा, ठीक है। फाइंड आर फॉर पी मैक्स, आंसर बताइएगा। 3R। यहां पे गूगली किया है मैंने, देखें कितने लोग सोच पाते हैं अपने मन से। मैंने नहीं बताया है, आप देखें कितने लोग सोच पा रहे हो। ऋषि भाई हिट विकेट हो गए, ऋषि भाई हिट विकेट हो गए, ठीक है। 3R गलत आंसर है ऋषि भाई, ठीक है, आंसर आपका गलत है, 3R नहीं होगा। अनुज ने आंसर दिया है सही। अनुज शायद समझ गए कि मैंने क्या यहां पे उत्पात मचाया है। 2R, बिल्कुल 2R आंसर होगा, मतलब 2R ये होगा तो आंसर होगा R/2, आंसर होगा स्मॉल R/2। सोनू ने सही आंसर दिया है, सोनू ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। 3R/2 अनीशा गलत है। नहीं, मैंने पैरेलल नहीं किया है, यहां मैंने जीरो रेजिस्टेंस वायर लगाया। अब चलो सुनो तुम लोग, ये कॉन्सेप्ट को सुनो। मैं कैपेसिटर में बताता, मैंने सोचा इसमें बता दूं, कैपेसिटर के लिए भी ट्रू है। ध्यान से देखो, शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनिए, कोई भी अगर जीरो रेजिस्टेंस वायर को लेकर किसी रजिस्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे बांध देते हो, किसी रजिस्टर है या कोई कैपेसिटर है, कुछ भी है, उसमें आप एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लेके आते हो और उस कैपेसिटर, रजिस्टर या कैपेसिटर के एंड टू एंड लाके बांध देते हो, एंड टू एंड लाके बांध देते हो, तो उससे क्या होगा आपको पता है क्या होगा? कि अब ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ए और बी, ये सेम पोटेंशियल का कर दिया तुमने। यहां से करंट तो ठीक है आई आएगा, अब ये करंट यहां पे आया, इसको मौज आ जाएगा। एक रजिस्टिव पाथ है और एक जीरो रेजिस्टेंस पाथ, ये गाना गाते हुए सीधे जीरो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करेगा। क्यों रजिस्टिव पाथ को चूज करेगा? और सीधे ऐसे चला जाएगा। मतलब ये भाई साहब, इनके पास करंट नहीं जाएगा, ये सीधे घूमकर इधर चला जाएगा। इनका यहां पर रहना या ना रहना बेकार है, सर्किट में रहने का अधिकार ये खो चुके हैं। सर्किट में रहें भी या ना रहें, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं शॉर्टिंग, कि हमने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो शॉर्टिंग कब होगी ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं। एक रेजिस्टेंस को अगर मैंने एंड टू एंड पूरा ऐसे कर दिया है तो करंट बाईपास होगा। इसमें आप शॉर्टिंग में जो कॉन्सेप्ट है, करंट ऑलवेज प्रेफर जीरो रेजिस्टेंस पाथ। मतलब एक करंट को उसी समय एक रजिस्टिव पाथ दिख रहा हो और एक जीरो रेजिस्टेंस पाथ, तो वो हमेशा जीरो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, पहली बात। अब आप इसको दूसरे वे से भी देख सकते हो। आप मुझे केवीएल लगा के बताओ कि अगर आप इससे इधर केवीएल जाते हो तो यहां से यहां केवीएल लगाओ इधर, तो यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर VA इक्वल टू VB है भाई। इससे आप बोल सकते हो कि VA इक्वल टू VB है ना। तो जब VA इक्वल टू VB होगा तो आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा? ठीक है, तो अब यहां से आप बोल सकते हो कि VA इक्वल टू VB, ठीक है, दैट इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। जब आपने इसको वायर से लगा दिया तभी यहां पे एक वर्ड लिखा गया है जीरो रेजिस्टेंस। यहां पे कोई रेजिस्टेंस होगा तब तो ये पैरेलल हो जाते, समझ गए ना। तो ये दैट इज VA इक्वल टू VB, दैट इज नो रेजिस्टिव, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, अक्रॉस द रजिस्टर। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा सो I जीरो होगा उसके क्रॉस, ठीक है, तो वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब सभी बच्चे समझ चुके हैं कि ये इसे बोला जाएगा शॉर्टेड।
यहाँ कैपेसिटर होता ना तो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो चुका होता, वहां से कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्जिंग नहीं होती उसकी। तो अब यहां ये शॉर्टेड हो गया तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इसका आएगा इसके अबाउट, ए बी के अबाउट, इसी सेल के अबाउट आपको निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट ए बी आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास कितना, बोलो, आर और आर, 2R केवल सीरीज में, ठीक है। और ये फिर फॉर पी मैक्स आर इक्विवेलेंट ए बी should be equal to small r, that is 2R equal to small r और r is equal to r by 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, मान लो अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो कोई ऐसा सर्किट है, ठीक है, और मैंने इस पूरे के लिए लगा दिया, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, आर आर जरूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, R1 R2 R3 ले लो जनरल। तो ये जीरो रेजिस्टेंस है, तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे करंट यहां से जाएगा ऐसे, और यहां आने के बाद ये दोनों एक साथ शॉर्ट हुए हैं, एंड टू एंड, इन दोनों के इस एंड और इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये करंट इस दर घूम जाएगा और यहां पर आकर फिर ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर आर टू बी मैक्सिमम, है ना, फॉर पी मैक्स स्मॉल आर जो होगा वो केवल किसके बराबर होगा, R3 के बराबर होगा। क्लियर है। तो कुछ सॉर्टिंग के भी से भी आपको पी मैक्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो R इक्वल टू R3 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आई कैसे फ्लो कर रहा है, अरे देवेश बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जीरो नहीं है ना, पोटेंशियल डिफरेंस केवल ए और बी के क्रॉस जीरो है, इसीलिए इसमें नहीं फ्लो कर रहा है, ये केवल इस पर्टिकुलर जो जो शॉर्ट हुआ है, जहां से जहां आपने शॉर्ट किया है, जितनों को आपने समझ शॉर्ट किया है ना, उसके लिए जीरो है, समझ गए। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो आपका सीरीज पैरेलल वाला जुगाड़ भी लग जाएगा, जैसे देखो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, और इसमें आपने ये रेजिस्टेंस लगाया है आर, और ये आर है, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड आर फॉर पी मैक्स, पी मैक्स मतलब सर्किट में, पूरे सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन होगा, उसके लिए आपको बताना है आर, आर बताना है। अब आप क्या करोगे, शॉर्टिंग में क्या कह रहे हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, नहीं नहीं, इनफाइनाइट, शॉर्टिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो तो कैसे करोगे, शॉर्टिंग में अगर रेजिस्टेंस आ जाएगा, शॉर्ट करने वाला वायर जो होना चाहिए वो जीरो रेजिस्टेंस का होना चाहिए,
तभी वो यहां से यहां एंड टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगा ना। बहुत बेसिक बात है, जिस एंड टू एंड से, जिस रजिस्टर के एंड टू एंड से आप उसको जोड़ रहे हो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वो जीरो कर रहा है। आप जो वायर है उसमें भी रेजिस्टेंस ला दोगे इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कर दोगे, मतलब ओपन सर्किट कर रहे हो, इसका मतलब वो पूरा करंट रजिस्टर से ही भाग जाएगा। समझ गए ना, जिसका ये डाउट था, जैसे कौन है, नैतिक, नैतिक आप समझ लो कि अपने पास ये जो रजिस्टर है और यहां पे जिससे आप शॉर्ट करो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है, तो आपको पता है यार कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पे सीधा करंट यहां से यहां पूरा चला जाएगा, पूरे रजिस्टर से चला जाएगा। ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसका ये मतलब है। चलिए इसका आंसर दीजिए, तो आप लोगों को चमक रहा होगा। ठीक है, बड़े वाले को रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अभी सीरीज पैरेलल किस दिन के लिए पढ़ाया था, इसको यहां से आप क्या करो, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट मारो। चमकता नहीं है तुम लोगों को, अब चमका। ये जो कह रहे हो इसको आप E1 E2 ये पैरेलल में है, और इनको इसका फॉर्मूला लगा के सिंगल E और R में कन्वर्ट कर दो और फिर वहां से डायरेक्ट निकाल लो। क्लियर है? तो अब यहां से E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ, वो हो जाएगा E1 अपॉन उसका रजिस्टर है 2R अपॉन E2 अपॉन में R अपॉन में 1/2R प्लस 1 में R। तो ये E इक्विवेलेंट सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 2R एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले में, और ये आ जाएगा 2 4E तो 5E, और नीचे क्या आ जाएगा, इधर भी 2R होगा और इधर अपने पास हो जाएगा 3R, 3 मतलब। तो फाइनली हमें मिलता है 5E/3। तो 5E/3 इक्विवेलेंट होगा। व्हाट अबाउट योर R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1/2R प्लस 1/R। तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा 3/2R। तो R इक्विवेलेंट अपना कितना होगा, 2R/3। तो अब मैं कह रहा हूं आपको कि इसको पूरे को हटाकर आप एक सिंगल बैटरी लगा सकते हो ऐसे, जिसका E जो होगा वो होगा 5E/3 और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2R/3। हालांकि हमने ये टाइम खराब किया, अगर जब भी एग्जाम हॉल में करना हो तुम्हें तो ये केवल R लगा लेना। अगर एग्जाम हॉल में करना हो तो हमें इसकी जरूरत तो नहीं है ना, पर मैक्सिमम पावर में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही R के बराबर होगा, तो हमें केवल R इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने निकाल दिया है। और यहां पे अपना R और R, अब ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, R और ये R, समझ गए? तो अब ये दोनों R और R किस में है, अपने पास 2R, इसके क्रॉस अब इक्विवेलेंट निकाल लो, ये AB मान लो। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। और फॉर P मैक्स क्या बोलोगे, दिस 2R इज इक्वल टू 2 स्मॉल R/3। तो R कितना आ जाएगा, R/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कि आप रिड्यूस कर पा रहे हो, सीरीज पैरेलल देख लेना, सीरीज पैरेलल करके एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में कर पा रहे हो तो ठीक है। चलिए, तो कुछ IIT एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं उसको करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट करिए। ये क्वेश्चन 1995 में आया हुआ है JEE एडवांस में। ये चैप्टर किस चैप्टर से रिलेटेड है? अब यार रिलेशन तो सभी से है, बट आप इसको मतलब बहुत ज्यादा जो है पिछले चैप्टर नहीं भी जानते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको KVL KCL और ये सब बेसिक चीजें आनी चाहिए, 1-2 लेक्चर पहले की जो कहानी है इसमें।
तो आप नए हो तो आप शुरू के 2-3 लेक्चर देख लीजिएगा। क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन आपसे पूछा है बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ई एंड 4 ओम, ये आपको दिख रहा है ना, इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। नेटवर्क आपको दिख रहा है ऑफ रेजिस्टेंस एज सोन इन द फिगर। इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क द वैल्यू ऑफ आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी? एक बड़ा नेटवर्क है। अब इसमें किसी बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि मैंने कहा था कि आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट करो, इसको ए मानो और इसको बी, और इस ए बी के क्रॉस इस नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं आप यहां से तो स्टार्ट नहीं कर सकते भाई। जो लोग पूछ रहे हैं, लीजिए भाई प्रीवियस स्लाइड, आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके को इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। वो ये है कि आप क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए नेटवर्क में, क्योंकि आगे सर्किट में यही सब होने वाला है। तो आप करने लगेंगे, वो 15-20 मिनट की चीज है। जो मैंने अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था मेरा, तो उसमें मैंने केवीएल और केसीएल आधे घंटे ब्रीफ भी किया था। तो जो बच्चे नए हैं है ना, आज ज्वाइन किए हैं, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि करंट को अगर मतलब आप कनेक्ट करना चाहते हो तो 2-3 लेक्चर शुरू वाले देख के आइए। शुरू के बस 1 लेक्चर 2 लेक्चर देख लीजिए, और केवीएल शुरू का पहला लेक्चर और केवीएल केसीएल फर्स्ट लेक्चर एंड केवीएल केसीएल, ये अगर आपको आता है तो आप कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो अब आप लोगों को यहां से दिख रहा है कि ये ए और बी के अबाउट जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। इसको आप ओपन कर दीजिए तो आपको सर्किट ऐसा नजर आने लगेगा। अच्छा, ये आर और आर, ये तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि इसको और छोटा कर दे हम लोग सीरीज में, और ये अपने पास कितना है इस, अच्छा ये बी मैं यहां बनाऊं चाहे यहां बना दूं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। तो ए और बी इसके अबाउट निकालो या यहां निकालो, किसी के अबाउट आप निकाल लो। तो ये है, इस आर और आर को आप सीरीज ले सकते हो, एक कर सकते हो इसको, और यहां पर इन तीनों को देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को, सॉरी हाँ, इन दोनों को सीरीज ले सकते हो। ये दोनों सीरीज में, ये तो दिख ही रहा है सभी को। जो करंट यहां से आएगा वही करंट इधर जाएगा। जो करंट यहां पर आ रहा होगा इसको आप आई डैश ले लो। जो करंट आपका यहां पर आ रहा होगा आई डबल डैश मान लेते हैं, तो यही करंट यहां पे भी आ रहा होगा। तो ये दोनों सीरीज में, इधर ये दोनों सीरीज में। तो कुछ याद आया तुम लोगों, कुछ चमका? ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? आर और आर सीरीज में क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R, और यहां पे ये 6R है, और यहां पर ये R और R 2R और ये 4R। किसी को कुछ चमका क्या? ये अपना 4R वाला B है, इसे मैं B ले सकता हूं और इसे A ले सकता हूं, ये A है। इसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, इसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट निकालना है। कुछ चमका भाई आप लोगों को? यहां का A निकालो या यहां का, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, तो इसको आप A यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ समझ में आ रहा है? कैपेसिटर में आपने क्या किया था, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, याद आ रहा है सभी को? तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है R1, वहां C1/C2 इक्वल टू C3/C4 होता था, यहां R1/R2 इक्वल टू R3/R4, बिल्कुल। तो वहीं से आप R इक्विवेलेंट निकाल लोगे। देख लो, ये R1 की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये R2 की तरह, ये R3। अभी मैं सर्किट में इसको बता दूंगा फिर से, बट ये आपको यहां से चमक रहा होगा। तो R1/R2 ये है 1/2, और इधर R3/R4 ये भी अपना 1/2 है। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये भाई साहब यहां से चले जाएंगे, ठीक है। और यहां से R इक्विवेलेंट आ जाएगा AB,
वो हो जाएगा ये दोनों सीरीज, और 2R और 3R सीरीज में, और इधर 4R और 2R सीरीज में, तो ये 6R है ना, ये बन जाएगा अपने पास ऐसा R और ये 2R, और इधर आ जाएगा अपना 2R और ये अपने पास 4R। ठीक है, ये अपना A और ये B एक तरीके से। तो ये 3R और 6R क्या हो जाएगा, 3R इंटू 6R अपॉन में 3R प्लस 6R, ये दोनों पैरेलल में होंगे ना, ये 3R और ये 6R पैरेलल में, तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 18R स्क्वायर अपॉन में 9R दैट इज 2R। तो हमें ए बी के क्रॉस का हमें इक्विवेलेंट मिल गया 2R। तो अब आप बता सकते हो कि R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू स्मॉल r, और स्मॉल r दिया हुआ है 4 फॉर P मैक्स, और यहां से आपको मिल जाएगा 2R इक्वल टू 4, तो R इक्वल टू 2। तो ये आंसर आपका हो जाएगा R इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताओगे, ये भी जेई का ही सवाल है। टाइम हो रहा है, तुम लोगों का मन कहां लग रहा होगा, समेटने में लग गए होगे है ना, पेन कॉपी सब समेटने में लग गए होगे। ऐसे अभी तुम लोग की आखिरी क्लास तो है नहीं, अभी एक क्लास और होनी है, इसलिए तो टाइम पे ही छोड़ रहा हूं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो फिर कुछ स्लाइड चेक कर लेना, स्लाइड चेक कर लेना, इसमें से कुछ होमवर्क भेज रहा हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं 2-4, तो वो कर लेना, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्लाइड चेक कर लेना, कुछ होमवर्क भेजूंगा, अटेम्प्ट करके आना। चलो।